नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ टीयर के बारे में। आपके कंधे में जो दर्द होता है, आपने अपने आसपास काफ़ी लोगों को देखा होगा जिनके कंधे में दर्द होता है। वो काफ़ी लंबे समय तक अपना इलाज करवाते हैं, उसके बावजूद भी उनके कंधे का दर्द ठीक नहीं हो पाता। आज हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में और साइंटिफिकली तरीके से जानेंगे। पहले अपने कंधे की, शोल्डर की एनाटमी जानेंगे और बाद में जानेंगे ये दर्द क्यों होता है, इस दर्द के क्या कारण हैं, इस दर्द से कैसे बचा जा सकता है और इस दर्द का इलाज क्या है एक्चुअली में। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ ही लोगों ने रोटेटर कफ टीयर के बारे में पहले सुना होगा। रोटेटर कफ टीयर का मतलब आपके कंधे में जो चार इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं, आपकी सबस्कैपुलरिस, आपकी सुप्रास्पाइनेटस, आपकी इंफ्रास्पाइनेटस और आपकी टीरिस माइनर। ये जो मसल्स होती हैं, इनका जो आपकी अपर आर्म की ह्यूमरस हड्डी होती है, ये हड्डी, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इन मसल्स का इस बोन से, वहाँ पे जो टेंडन्स होते हैं वो फट जाते हैं। उसके फटने से जो दर्द होता है उसी को हम रोटेटर कफ टीयर बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे कंधे की एनाटॉमी के बारे में। हमारे कंधे में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी मसल्स होती हैं, उन मसल्स का क्या काम होता है और वो मसल्स कैसे आपकी मूवमेंट में मदद करती हैं, उनके फट जाने से कैसे दर्द होता है। तो इसका स्ट्रक्चर, एनाटॉमी समझने के बाद आपको आसानी होगी इस दर्द को समझने में। आप जितने अच्छे तरीके से इसका स्ट्रक्चर समझोगे, उतने ही अच्छे तरीके से अपने आप को इस दर्द से बचा पाओगे और इसका इलाज बिना किसी टेंशन के करा पाओगे। इंडिया में दोस्तों हर साल इसके 2 करोड़ से भी ज़्यादा केसेज आते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन इंजरी है। इसीलिए इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन फ्यूचर में अपने आप को इस दर्द से बचा पाओगे। इवन आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कई लोगों को कंधों में दर्द होता है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज होगी। इवन जो लोग जिम में भी जाते हैं, उनको जाने से जो अपनी पहली एक्सरसाइज करनी चाहिए वो रोटेटर कफ मसल्स की करनी चाहिए। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। हमारे शोल्डर में 3 हड्डियाँ होती हैं। शोल्डर ब्लेड, जिसको हम स्कैपुला भी कहते हैं, और कॉलर बोन, जिसको हम क्लेविकल भी कहते हैं, और हमारे अपर आर्म की ह्यूमरस हड्डी। तो हमारे शोल्डर में ये 3 हड्डियाँ होती हैं। इनके बारे में आपको अब डिटेल में बताता हूँ। जैसा आप इमेज में भी देख सकते हो, ये हमारा शोल्डर ब्लेड है। इस शोल्डर ब्लेड में ऊपर की तरफ एक हुक लाइक प्रोजेक्शन होगा, उसको कहते हैं हम कोराकोइड प्रोसेस। और उसके नीचे एक कनकेव शेप का आपको डिप्रेशन दिख रहा होगा, एक गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर कनकेव शेप का, उसको कहते हैं हम सबस्कैपुलरिस फोसा, जहाँ से आपकी सबस्कैपुलरिस मसल्स ओरिजिनेट होती है, जहाँ से निकलती है। तो ये होता है आपका एंटीरियर व्यू। जैसे अब आप मेरे को आगे से देख रहे हो, तो आप शोल्डर व्यू, शोल्डर ब्लेड का आगे का हिस्सा देख रहे हो। तो आगे के हिस्से में क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप हाथ ला के महसूस भी कर सकते हो, इसको कहते हैं हम कोराकोइड प्रोसेस, और उसके नीचे होता है सबस्कैपुलरिस फोसा। अब इसके पीछे की तरफ के हिस्से के बारे में हम जानते हैं, वहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा आप इमेज में भी देख सकते हो, आपके शोल्डर ब्लेड में पीछे की तरफ एक स्पाइन स्ट्रक्चर होता है। मतलब स्पाइन एक उभरा हुआ पार्ट, जिसको आप हाथ लगाकर भी महसूस कर सकते होगे। एक रीढ़ की हड्डी होती है ये आपके शोल्डर ब्लेड की, आपके पेक्टोरल गर्डल्स की, तो इसको आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हो, ये होती है स्पाइन। इस स्पाइन के ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम एक्रोमियन। वो एक्रोमियन एक छतरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और वो छतरी टाइप का स्ट्रक्चर आपके ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट को मतलब कवर करके रखता है एक तरीके से। और ये आपकी जो कोलर बोन है, इस कोलर बोन को अगर जब आप ट्रेस करोगे तो आप पहुंच जाओगे एक्रोमियन तक, उसको कहते हैं एक्रोमियन। और आगे की तरफ कोराकोइड प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया। तो आगे की तरफ कोराकोइड प्रोसेस, पीछे की तरफ एक्रोमियन। ये जो कोलर बोन होती है, ये आपकी जाके एक्रोमियन से ही जुड़ती है और वहां पे बना लेती है एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये कोलर बोन जहाँ पे जुड़ती है एक्रोमियन से, उसको कहते हैं एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट। और वो एक्रोमियन जो होता है वो आपके ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर एक छतरी टाइप का स्ट्रक्चर है, और वो आपकी स्पाइन का आगे का हिस्सा होता है एक्रोमियन। आप अपनी स्पाइन को पीछे हाथ लगा के महसूस कर सकते होगे। इसको जब हाथ लगा के आप आगे आओगे, एक्रोमियन तक आप पहुंच जाओगे, और अपनी कोलर बोन को ट्रेस करके भी आप एक्रोमियन तक पहुंच सकते हो। अब इस स्पाइन के ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है सुप्रास्पाइनेटस फोसा, जहां से आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल्स निकलती है। और इस स्पाइन के नीचे होता है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, जहां से आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स निकलती है। इन मसल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आपके शोल्डर ब्लेड स्कैपुला के साइड में एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, उसको कहते हैं हम ग्लेनोइड फोसा।
वहाँ पर ही आपकी जो अपर आर्म की हड्डी होती है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस वो वहाँ पर ही कप लाइक स्ट्रक्चर ग्लेनोइड फोसा में आके जुड़ी हुई होती है और हमारा ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट बनाती है या शोल्डर जॉइंट बनाती है। अब हम जानते हैं ह्यूमरस हड्डी के बारे में। जैसा आप इमेज में देख सकते हो, ह्यूमरस हड्डी के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरल हेड। वो ह्यूमरल हेड आपकी ग्लेनोइड फोसा में आके जुड़ जाता है और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना देता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से ही आपके हाथ का इतना वाइड रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल हो पाता है। ऑलमोस्ट 360 डिग्री रोटेशन आप इससे कर सकते हो। एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह बन जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब जब एक कोई भी राउंडेड टाइप का स्ट्रक्चर एक कप लाइक स्ट्रक्चर में आके जुड़ जाता है उसको कहते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा आप इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया आपका ग्लेनोइड फोसा और जो राउंडेड स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया आपका ह्यूमरल हेड, आपके ह्यूमरस हड्डी के ऊपर का हिस्सा। तो एक काफ़ी सुटेबल जॉइंट बनता है जिससे आपकी इतनी वाइड रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपके शोल्डर के बारे में 3 हड्डियाँ हो गई, आपकी कॉलर बोन, आपका स्कैपुलर और आपकी ह्यूमरस हड्डी। इन तीनों के बारे में अब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा मसल्स के बारे में, रोटेटर कफ मसल्स के बारे में। वो कहाँ से निकलती हैं, कैसे कहाँ जुड़ी होती हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये दर्द कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे आप इस दर्द से बच सकते हो। अब हमारे ये अपर आर्म की जो हड्डी हो गई ह्यूमरस, इसके ऊपर का हिस्सा तो हमने देख लिया, ह्यूमरस हेड हो गया। उसके नीचे आती है एनाटॉमिकल नेक, और एनाटॉमिकल नेक के नीचे आप आगे से, जैसे अब आप मेरे को देख रहे हो, यहाँ पे ह्यूमरस हेड के नीचे एनाटॉमिकल नेक के नीचे यहाँ पे होती है लेसर ट्यूबरोसिटी, और उसके पीछे होती है यहाँ पे साइड में और पीछे की तरफ एक जगह होती है जिसको कहते हैं हम ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे आपकी रोटेटर कफ मसल्स आके जुड़ी हुई होती हैं। तो ये लेसर ट्यूबरोसिटी आगे और इसके पीछे और साइड में होती है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। अब मैं आपको मसल्स के बारे में बताता हूँ। हमारे शोल्डर एरिया में जो 4 इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं, इंट्रिंसिक मसल्स मतलब वो मसल्स जो आपके स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड या आपकी कॉलर बोन से ओरिजिनेट होती हैं और जाके आपकी ह्यूमरस हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, उनको कहते हैं हम इंट्रिंसिक मसल्स। जो आपकी 4 जो रोटेटर कफ मसल्स होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस, ये 4 इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं। ये आपके स्कैपुला से ओरिजिनेट होती हैं और जाके आपके ह्यूमरस हड्डी के लेसर ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबस्कैपुलरिस मसल के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, आपके स्कैपुला में आगे की तरफ एक हिस्सा होता है सबस्कैपुलरिस फोसा, वहीं से ये मसल्स ओरिजिनेट होती है। ये सबस्कैपुलरिस मसल, ये जो रोटेटर कफ मसल्स होती हैं 4, उनमें से जो एक मसल होती है सबस्कैपुलरिस फोसा, सबस्कैपुलरिस मसल, वो आपके सबस्कैपुलरिस फोसा से ओरिजिनेट होती है और जाके आपकी लेसर ट्यूबरोसिटी से जुड़ी हुई होती है। और अब हम बात करते हैं सेकंड मसल के बारे में जिसको हम सुप्रास्पाइनेटस मसल बोलते हैं। वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जैसा मैंने आपको बताया, आपके स्पाइन के ऊपर एक सुप्रास्पाइनेटस फोसा नाम की जगह होती है, आप इमेज में भी देख सकते हो। ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होके आपके ह्यूमरस हेड के ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से जुड़ी हुई होती है। ह्यूमरस हेड के नीचे जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है उससे जुड़ी हुई होती है। और इसके बाद तीसरी मसल आती है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। वो होती है आपकी स्पाइन के नीचे जो जगह होती है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और वो भी जाके आपकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से जुड़ी हुई होती है। और उसके बाद चौथे नंबर की मसल आती है टीरिस माइनर, वो भी इनफैक्ट आपकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से जुड़ी हुई होती है। तो आपकी लेसर ट्यूबरोसिटी से बस एक मसल जुड़ी हुई होती है, जैसे ये सबस्कैपुलरिस मसल, और आपकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से 3 मसल जुड़ी हुई होती हैं, आपकी सुप्रास्पाइनेटस, आपकी इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। अब जो चौथी मसल होती है टीरिस माइनर, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट होती है आपके स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर से। लेटरल बॉर्डर मतलब जो एक्रोमियन के नीचे का बॉर्डर हो वहां से। जैसे स्कैपुला एक ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, जो एक्रोमियन के नीचे जो बॉर्डर है लेटरल साइड वाला, उसके साइड से ओरिजिनेट होती है और वो भी जाके आपकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से जुड़ी हुई होती है। तो ये 4 हो गई आपकी रोटेटर कफ मसल्स। हमने पूरी एनाटॉमी जान ली आपके हड्डी की और मसल्स की। अब हम जानते हैं इन मसल्स का क्या काम होता है, ये कौन सी मूवमेंट कराने में मदद करती है। जो आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है वो क्या करवाने में मदद करती है? वो आपका एबडक्शन, जैसे आप साइड में हाथ को उठाओगे ये होता है एबडक्शन, और आप आगे की तरफ हाथ को उठाओगे ये होता है फॉरवर्ड फ्लेक्शन।
तो एबडक्शन जो होता है वो 0 से 15 डिग्री तक जो आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है वो करने में मदद करती है। उसके बाद 0 से 15 डिग्री तक तो सुप्रास्पाइनेटस मसल काम करती है इस हाथ को साइड में उठाने में, एबडक्शन कराने में। 15 से 90 डिग्री तक ये सुप्रास्पाइनेटस मसल आपके डेल्टोइड जो एक्सटर्नल मसल होती है डेल्टोइड, उसकी मदद करती है यहाँ तक उठाने में। तो आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल काम करती है एबडक्शन में और फॉरवर्ड फ्लेक्शन में। और जो आ गई आपकी सबस्कैपुलरिस मसल, वो सबस्कैपुलरिस मसल क्या काम करती है, जो आपकी आगे की तरफ होती है, वो आपके हाथ को मीडियली रोटेट करती है। जैसे आप ऐसे करके ऐसे कर रहे हो, किसी से ऐसे हाथ नहीं किया जा रहा, तो उसकी सबस्कैपुलरिस मसल में दिक्कत हो सकती है। और आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल बच गई और आपकी टीरिस माइनर मसल बच गई। अब वो क्या काम करती है, वो आपके हाथ को लेटरली रोटेट करने में मदद करती है, साइड में रोटेट करने में, एक्सटर्नल रोटेशन में आपकी मदद करती है। तो ये हो गई 4 मसल। सुप्रास्पाइनेटस आपके एबडक्शन में और फॉरवर्ड फ्लेक्शन में मदद करती है, और जो आपकी सबस्कैपुलरिस होगी वो आपके हाथ को मीडियली रोटेट करती है, और जो इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर होगी वो आपके हाथ को एक्सटर्नली रोटेट करती है, लेटरल रोटेशन में मदद करती है। तो अब आप इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे, कौन कैसी मूवमेंट कर पा रहा कैसी नहीं, आपको आइडिया हो जाएगा उसकी किस मसल में टेंडन में दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल जो आपकी मसल्स हो गई, ये रोटेटर कफ मसल्स 4 और आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये ही आपके हाथ को इतना वाइड रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल करा पाते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको बता दी एनाटॉमी के बारे में थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो आपके टेंडन्स होते हैं, जो ये मसल होती है, जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है आपकी बोन से, वो टेंडन कैसे फट जाने से आपको दर्द होता है। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी साइंटिफिक तरीके से इसकी एनाटॉमी समझा दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इस दर्द के क्या कारण है, ये दर्द हो कैसे जाता है, इस दर्द से कैसे सावधानी आप रख सकते हैं। इसकी एनाटॉमी अब आपको समझ में आ गई, तो अब आप आसानी से अपना इलाज करा पाओगे और आसानी से ही आप अपने आप को बचा पाओगे, सावधानी रख पाओगे। तो ये काफ़ी कॉमन इंजरी है, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी साइंटिफिक होने वाली है इस वीडियो की तरह, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, कमेंट करके बताना आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।